वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज नंबर 95 के क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, देखिए हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काफ़ी क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो सिंगल सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो सिंगल सेल में तो ये आसान है। मगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज क्वाइट हाई, क्योंकि हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ईच सेल ऑफ बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने काम करने के लिए। हेंस मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड अदर देन सिंपल डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड। तो इसलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से काम नहीं चल पाता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन में स्किन के सेल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन गई अंदर, बट इतने ज़्यादा सेल्स है ना कि उतना काफ़ी नहीं हो पाती वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स के लिए, इसलिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। What criteria do we use to decide whether something is alive? तो कोई चीज़ alive है, जिंदा है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? तो एबिलिटी टू ग्रो, वो चीज़ ग्रो कर सकती है या नहीं। एबिलिटी टू मूव, वो चीज़ मूव कर सकती है, चल सकती है या नहीं। एबिलिटी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी होती हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है ना, जैसे कि खाना पच गया है ना, और वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग लंबे हो रहे हैं या फिर मोटे हो रहे हैं या फिर हम मूव कर पा रहे हैं। ये सारे के सारे क्राइटेरिया होते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो बाहर के जो रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड कैरी आउट फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको फूड, ठीक है, फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, और एनर्जी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बाहर से आती है अपनी बॉडी के काम करने के लिए। What processes would you consider essential for maintaining life? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। तो फॉलोइंग प्रोसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे के सारे चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन और ब्लड ही पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि हमारे दिमाग से चलता है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेज नंबर 101 की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस की टेबल है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। तो ऑटोट्रॉपिक यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें इन सब चीज़ों में जान नहीं होती, इनका इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक फूड इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। तो या तो हम जानवर खाते हैं तो पेड़ पौधे खाते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स हो गए ना, हम लोग पेड़ पौधे या जानवर खा रहे हैं और खुद अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स को क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। हेटरोट्रॉप्स को रिक्वायर्स एंजाइम एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट फूड। तो हम लोगों को डाइजेस्टिव जूसेस की और काफ़ी सारे और एंजाइम्स की ज़रूरत होती है ताकि हम जो खाना बाहर से खा रहे हैं उसको पचा सकें। ऑटोट्रॉप्स हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, और हम तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कभी भी खा लेते हैं, जब मन करता है रात को खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, दोपहर में खा लेंगे, खाते ही रहेंगे, है ना और मोटे हो जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स और कुछ सम ब्लू ग्रीन एल्गीव्स जो होते हैं, और सारे के सारे जानवर, फंगाई, ये जो है ना हेटरोट्रॉपी होते हैं, हम कुछ भी खा जाते हैं, कभी भी खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सोर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो एटमॉस्फेयर से मिलती है, और स्टोमेटा की हेल्प से, स्टोमेटा की जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग होती है उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू ये ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वाटर क्या करता है, वाटर जो है वो मिट्टी में से मिल जाता है। सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल पत्ती पे जो प्रेजेंट होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाय स्टमक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टमक है वो रिलीज़ करता है। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन आवर स्टमक देयर बाय एक्टिवेटिंग पेप्सिन इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन। इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। तो जो एक तो जर्म्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको मार देता है एसिड, और दूसरा जो है हमारे जो
स्टमक का एसिडिक मीडियम होता है, उससे पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो काम कर पाता है। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो HCl के एसिड की ज़रूरत होती है स्टमक में। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक amylase, lipase, pepsin, trypsin, etc. break down complex food particle into simple ones, thereby increasing the rate of absorption of nutrients into the bloodstream. तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि याद करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमाइलेज, लाइपेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को छोटे सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का उनको बढ़ा देते हैं हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइन होती है हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर जैसी इस तरीके से निकले हुए होते हैं, उसको विली बोलते हैं। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड वेसल। ये जो विली होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके ब्लड में। The blood vessels carry the absorbed nutrients into other part of the body where is it used for various life processes. तो blood vessels जो होती हैं वो जो absorbed nutrients होते हैं वो body के सारे पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। अब पेज नंबर 105 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर। तो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के पास क्या फ़ायदा होता है ऑक्सीजन को लेने का। ऑक्सीजन मतलब ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर वो आसानी से ले पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जानवर पानी में रहते हैं। तो आंसर है देखो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप फ्रीली सस्पेंडेड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव टू ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर। तो देखो जो ज़मीन पे रह रहे हैं वो तो हवा में से आसानी से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, बट जो पानी में रहते हैं ना वो तो सिर्फ वही ऑक्सीजन ले पाते हैं जो कि पानी में घुली हुई होती है। सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ फेयरली लो, वाटर की कंसनट्रेशन जो होती है वो पानी में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ऑक्सीजन पानी में काफ़ी कम होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव टू ब्रीथ रिलेटिवली फास्टर देन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको ज़्यादा तेज़ सांस लेनी पड़ती है ताकि वो ऑक्सीजन को आराम से ले सकें पानी में से। और जो ज़मीन पे रहने वाले होते हैं वो तो आराम से सांस ले सकते हैं क्योंकि हवा में काफ़ी ऑक्सीजन होती है, पानी में कम होती है, इसलिए जो एक्वेटिक जानवर है, पानी में रहने वाले जानवर है, वो काफ़ी तेज़ सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। किस किस तरीके से जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी को देने के लिए ऑर्गेनिज्म में। तो इन ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरोवेट इन द साइटोप्लाज्म। तो देखो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना वो 3 मॉलिक्यूल में होता है, 3 मॉलिक्यूल के में होता है, इसको पायरोवेट को कहते हैं और साइटोप्लाज्म में ये होता है। दिस पायरोवेट इज़ फर्दर ब्रेकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर ये पायरोवेट और टूटता है ताकि एनर्जी मिल सके। अगर ईस्ट सेल की बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट पायरोवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो पायरोवेट जो होता है वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो पायरोवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरोवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अगर ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होती है। और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द केसेस ऑफ विग्रस एक्टिविटी मसल्स कन्वर्ट पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरोवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन बींग्स कैरी ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर इनटू द लंग्स। रेस्पिरेशंस के थ्रू मतलब ऑक्सीजन वाली जो एयर है हमारे लंग्स में जाती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड जो कि हीमोग्लोबिन होता है एक्सचेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड solubilizes into plasma due to its high solubility in water. The plasma carries dissolved carbon dioxide into lungs where it diffuses into the air in the lungs and later get expelled through nostrils. अब देखो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा घुल जाती है इसलिए लंग्स से जो है एक्सपेल आउट होती है, बाहर जाती है हमारी बॉडी से. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? ये सोलुबलाइज होती है प्लाज्मा में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आराम से वाटर में मिल जाती है, घुल जाती है. प्लाज्मा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसमें डिजॉल्व हो गई होती है वो लंग्स में जाता है और लंग्स से ये बाहर हमारी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है. नेक्स्ट है हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो लंग कैसे डिज़ाइन होते हैं ह्यूमन बींग्स में ताकि एरिया फॉर एक्सचेंज अच्छे से हो जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए और ऑक्सीजन अंदर आ जाए. ये लंग्स कैसे काम करते हैं? तो लंग्स है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सच एज ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वेरी इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगाओ पहले तो इस पर. लंग्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है. इसमें ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली होते हैं ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाए गैसेस के एक्सचेंज के लिए. इनसाइड लंग्स ब्रोंकाई ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स विच हैज़ मिलियंस ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एट कॉल्ड एल्वियोली. तो स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोली होता है उसमें बहुत सारे पाउच जैसे ये होता है ना. लंग्स के अंदर ब्रोंकाई ब्रांच होती है, ब्रोंकाई टूटती है इनटू स्मॉलर छोटी छोटी ट्यूब्स में, ठीक है, कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. तो ब्रोंकाई जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में टूटती है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोली बोलते हैं. एल्वियोली प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. एल्वियोली क्या करते हैं? काफ़ी सारा एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज हो जाए इनटू ब्लड स्ट्रीम. दे हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इसमें थिन वॉल्स होती हैं जिससे दे हैव थिन वॉल्स, इसमें थिन वॉल होती है सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ताकि जो है गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाए. तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली इसकी मदद से अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. थैंक यू.